गुड आफ्टरनून। सो फर्स्ट हम पोएट्री स्टार्ट करेंगे, पहले पोएम्स पूरे कंप्लीट करे बाद देन नॉवेल्स। तो पोएट्री में फर्स्ट जो है हम जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 समरी जो है वो पढ़ने वाले हैं। बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू राइटर्स के बारे में, अगर मैं आप लोग को सेंड कर दी तो आप लोग उन लोग की लाइफ हिस्ट्री पढ़ लेते या फिर क्लास में एक बार हम पढ़ेंगे राइटर्स के बारे में। वालेकुम अस्सलाम। ओके, पढ़ेंगे। सो ठीक है। So John Milton was born in the year 1608 and he died in the year 1674. Sorry, poetry. He born in the year 1608 and died in the year 1674 in England. The languages he known is English, Greek, Latin, Italian, Spanish, Hebrew. इतने सारे लैंग्वेजेस जॉन मिल्टन को आते थे एंड काफी सारे लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन जो बुक ग्रीक, लैटिन, इटालियन, स्पेनिश एंड हिब्रू में है, इन सब का ट्रांसलेशन जॉन मिल्टन जो है इंग्लिश में करे थे, इसीलिए इनको एक जीनियस पोएट कहा जाता है। ही इज नोन एज जीनियस पोएट। कमिंग टुवर्ड्स द निक नेम ऑफ जॉन मिल्टन। सो जॉन मिल्टन के बहुत ही लॉन्ग हेयर्स थे शोल्डर्स तक, दैट्स वाई उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज कहा जाता था। ये इन्हें नाम जॉन ऑब्री ने इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखा था। एक राइटर थे जिसका नाम था जॉन ऑब्री। इन्हों जॉन मिल्टन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिख रहे थे, तो इन्होंने जॉन मिल्टन को एक निक नेम दिया। ही सेड जॉन मिल्टन एज लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज बिकॉज ऑफ हिज हेयर्स। जॉन मिल्टन के हेयर्स जो बड़े थे उसकी वजह से इन्हें ये निकनेम दिया गया। लैंग्वेजेस इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, इटालियन, स्पेनिश एंड हेब्रू। तो जॉन मिल्टन को काफी सारे लैंग्वेजेस पे इनका कमांड था और ये इंग्लिश हिस्ट्री में बहुत ही एजुकेटेड पोएट कहे जाते हैं। मतलब जितने भी पोएट्स हैं उन सबसे ज्यादा एजुकेटेड पोएट जॉन मिल्टन को माना जाता है। और ये नॉट ओनली इन इंग्लैंड, इंटरनेशनली बहुत ही फेमस राइटर है बिकॉज इन्होंने काफी सारे ट्रांसलेशंस करे थे इंग्लिश में। इन्होंने इनका करियर स्टार्ट करे थे पैम्पलेट्स के थ्रू। जो पेपर में पैम्पलेट्स आते ना, वैसे पैम्पलेट्स के थ्रू जॉन मिल्टन अपना करियर स्टार्ट करे। इन द ईयर 1608 इनके फादर जो है म्यूजिक कंपोज करते थे। इन्हों प्राइवेट एजुकेशन, पहले तो प्राइवेट एजुकेशन ज्वाइन करे, उसके बाद सेंट पॉल स्कूल ज्वाइन करे। जॉन मिल्टन सेंट पॉल स्कूल में पढ़े थे। यहाँ पर इन्हों लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस सीखे। इन द एज ऑफ 15, जब जॉन मिल्टन सिर्फ 15 इयर्स के थे, ही ऑलरेडी रोट 2 रिलीजियस सॉन्ग्स। 15 इयर्स की एज में जॉन मिल्टन 2 रिलीजियस सॉन्ग्स ऑलरेडी लिख चुके थे। मतलब इतने छोटे रहे जब से ही स्मार्ट थे। अब इनका करियर माइंड में चूज कर लिए थे कि इनको फ्यूचर में क्या करना है, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। In the year 1629, he got graduated from the University of Cambridge. He got graduated from University of Cambridge. Okay. So 1629 ईयर में 21 स्टूडेंट्स थे जो कि
टॉप ऑनरेबल स्टूडेंट्स थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, जिसमें मिल्टन का नाम था टॉप 4 स्टूडेंट्स में, ये टॉप 4th पोजीशन पे आए थे। मतलब बहुत अच्छे रैंक से पास हुए थे। वेरी सीरियस थे, ही वाज वेरी सीरियस टुवर्ड्स हिज एजुकेशन। मिल्टन के ब्रदर से जब इंटरव्यू लिया गया तो मिल्टन के ब्रदर बोले जॉन मिल्टन हमेशा से पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थे और बहुत ही इंटरेस्टेड रहते थे एजुकेशन में। कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते रहते थे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग ही ऑप्ट फॉर अ डिग्री ऑफ एमए। सो एमए की डिग्री, तो एमए फर्स्ट ईयर करे बाद मिल्टन जो है सेकेंड ईयर कंटिन्यू नहीं करे, छोड़ दिए। और जब छोड़ दिए उन्होंने, उनके कॉलेज में कुछ इश्यू हो गया था, तो उन्होंने छोड़ दिए थे। मतलब एक ही ईयर कंटिन्यू करे थे उन्होंने एमए का, सेकेंड ईयर नहीं पढ़े थे। तो जो ईयर्स उन्होंने घर में बैठे वहां पर उन्होंने उनकी फर्स्ट एलिगी लिखे जिसका नाम था एलिगिया प्राइमा। तो फर्स्ट एलिगी ही रोट जिसका नाम था एलिगिया प्राइमा। क्लियर है यहाँ तक सब? आगे पढ़े हम। सो आफ्टर दैट कैम्ब्रिज, जहां से मिल्टन ग्रेजुएशन करे, वहां पर उनके एक फ्रेंड थे जिसका नाम था एडवर्ड, जो कि किंग थे। इनकी डेथ हो गई थी, तो इस इनके ऊपर जॉन मिल्टन ने लिखा लाइसिडास। हम पढ़े थे किसी फ्रेंड की डेथ के ऊपर या किसी भी क्लोज रिलेटिव या किसी की भी डेथ के ऊपर लिखा जाता, तो एडवर्ड के ऊपर इन लाइसिडास लिखे थे, जो कि इनके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फ्रेंड थे। या इन द ईयर 1638, जब इनको लाइफ में चांस मिला तो इनका मास्टर्स डिग्री जो बीच में अधूरा छोड़ दिए थे एमए, वो क्लियर करे। मतलब ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री। उसके बाद 1640 में इंग्लैंड में सिविल वार शुरू हो गया था। मिल्टन अपने लाइफ में काफी सारे वार्स फाइट्स देखे, तो सिविल वार शुरू हो गया। ये एक पॉलिटिकल वॉर था। रॉयलिस्ट जो थे किंग चार्ल्स वन, उनके और पार्लियामेंट के बीच में, बिकॉज चार्ल्स वन अच्छे किंग नहीं थे और लोग बोल रहे थे कि इनको हटा दे के पार्लियामेंट का रूल कर देना, कोई भी किंगिश नहीं रहना। ये भी अपन हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ लिए थे। कुछ टाइम के लिए ऐसा पीरियड था जहां पर कोई भी किंग नहीं बल्कि पार्लियामेंट का रूल चला था। ये उसी टाइम की बात है। आई होप आप लोग को याद होगा। सो 1640 में जब सिविल वार चल रहा था, मिल्टन उससे पहले इन द ईयर 1638 जब अपना मास्टर्स क्लियर करे, तो ही ट्रेवल्ड टू फ्रांस एंड इटली। इन द ईयर 1638, मतलब सून आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर्स इन्हों ट्रैवल करे, 1 ईयर के लिए ट्रैवल करे इन्हों। एंड रोमन कैथोलिज्म पढ़े थे हम, इसके बारे में भी, रोमन कैथोलिज्म क्या है। तो जब इन्हों फ्रांस एंड इटाली गए, यहाँ पर इन्हों रोमन कैथोलिज्म को करीब से देखे, अंडरस्टैंड करे क्या है वो। उसके बाद जब वापस आए तो ही सपोर्टेड पार्लियामेंट सिस्टम। और इन थ्रू आउट हिज लाइफ ही यूज्ड टू ट्रैवल अलॉट। काफी इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, काफी सारे न्यू न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करते थे। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इनको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते। तो जॉन मिल्टन काफी सारे लैंग्वेजेस आते थे, तो लोगों से इंटरेक्ट करते थे नए नए प्लेसेस पे जाके, उन लोग के प्रॉब्लम्स क्या है ये सब चीजों में भी इंटरेस्ट लेते थे, उसके बारे में भी लिखा करते थे। सो
After coming back, he became private school master, मतलब principal of a private school. After that, he traveled to Forest Hill, Oxford. Then he got married. फ्रांस से आने के बाद he became a private school master. After that, again he traveled to Forest Hill. There he got married to a girl who was just 16 years old when Milton was at the age of 36. तो मिल्टन जब 36 years के थे, इन्होंने एक 16 years की गर्ल से वहां पर शादी कर लिए थे. आफ्टर दैट मिल्टन की पॉलिटिकल रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी बिकॉज इनके जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे वो बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे. मिल्टन ना सिर्फ अभी बुक्स, नॉवेल्स और लाइसिडास, एलिगीज, इसके साथ साथ पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर लिखा करते थे. तो रॉयल फैमिलीज या फिर पार्लियामेंट साइड लोग इनको इनवाइट करते थे, वर्क देते थे, बोलते थे कि ये वर्क पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करो. मिल्टन रोड डिफेंस जी. तो मिल्टन रोड डिफेंस में लिखते थे इन लोगों के, मतलब लोगों की साइड लेते हुए लिखते थे. 1649 में मिल्टन को फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ बना दिया गया. सो इन 1649 मिल्टन को फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया कॉमनवेल्थ का. जो भी कॉमनवेल्थ, सी अभी आप लोग सुनते होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उस टाइम पे नॉट गेम्स बट जो दूसरे अफेयर्स होते थे वो सब मिल्टन देखा करते थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे ये. मिल्टन अपनी लाइफ में इनकी आईसाइट चले गई थी, तो कंप्लीटली आईसाइट नहीं गई, पहले थोड़ा थोड़ा ब्लाइंड हुए ये मिल्टन. तो 1650 में मिल्टन की एक आई लॉस हो गई थी. इन द ईयर 1650 ही लॉस्ट हिज वन आई. आंखों की रोशनी चली गई थी मिल्टन की. तो मिल्टन अपना वर्क दिए ओलिवर क्रॉम्पवेल को टू कंप्लीट. तो ओलिवर क्रॉम्पवेल जो है मिल्टन के ऊपर एक राइटिंग लिखे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लेकिन इसको टाइटल दिए जॉन न्यूटन. 1658 में ओलिवर क्रॉम्पवेल की फिर डेथ हो गई. रिस्टोरेशन एज आ गया था 1660, मतलब किंगडम वापस रिस्टोर करने के लिए. पार्लियामेंट रूल ठीक नहीं चल रहा था, तो चार्ल्स वन की तो डेथ हो गई थी. उसके बाद रिस्टोर हुआ था किंगडम, चार्ल्स वन के सन को वापस बुलाया गया. यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, ओके, पढ़े थे ना हम ये. सो पैराडाइज लॉस्ट लिखी मिल्टन ने फिर, जो कि 1667 में पब्लिश हुई. पैराडाइज लॉस्ट के बाद मिल्टन बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, मतलब इनका नेम टॉप राइटर्स में उस टाइम के लिया जाता था, इतने ज्यादा फेमस हो गए. मिल्टन अपनी लाइफ में 3 टाइम्स शादी करे.
फर्स्ट टाइम शादी ने मैरी पॉवेल से करे. लेट मी मेंशन हियर. सॉरी. So these are the names of his three wives. तो फर्स्ट टाइम जब मिल्टन गॉट मैरिड ना, तो उनको फर्स्ट वाइफ से 3 किड्स थे. देन सेकेंड वाइफ से उनको एक ही बेबी था, एक ही बेबी गर्ल थी जिसको डिलीवर करते करते उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी. देन ही गॉट मैरिड टू एलिजाबेथ, और ये इनकी सक्सेसफुल मैरिज थी. जबकि इनकी वाइफ से इनका एज डिफरेंस 31 ईयर्स का था. स्टिल इनकी ये मैरिज वर्क करी एंड अच्छे से वर्क करी. सो मिल्टन के जो फेमस वर्क्स है ऑन शेक्सपियर, ये इन्होंने 1630 में लिखा था. देन कॉमर्स एक इनका फेमस वर्क है जो कि इन्होंने 1637 में लिखा था. देन लाइसिडास जबकि इनकी डेथ हुई थी 1638 में लिखा था. पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने 1667 में लिखा था, मतलब पब्लिश हुआ था. पैराडाइज लॉस्ट का सिक्वल है, मतलब पार्ट 2 भी है, पैराडाइज रीगेन्ड. I hope you guys are able to see it on the screen now. तो ऑन शेक्सपियर मिल्टन ने 1630 में लिखा, कॉमर्स 1637 में, लाइसिडास जो लिखी थी इन्होंने 1638, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश हुई थी जिसका सीक्वल भी है पैराडाइज रीगेन. सो अभी जो आज हमारी टॉपिक है वो है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1. बुक 1 इसीलिए बिकॉज पैराडाइज लॉस्ट एक टॉपिक पे जॉन मिल्टन ने 10 बुक्स लिखी थी एंड पैराडाइज लॉस्ट रीगेन्ड जो इसका सीक्वल है उस पे उन्होंने 12 बुक्स लिखी है. तो वी डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, जस्ट बुक 1 का हमको समरी चाहिए. ओके, क्लियर. तो उतना सब डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है. विल जस्ट गो विद द सिलेबस ओनली. लेकिन मिल्टन के बारे में ये सारे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, पूछ सकता है. मतलब मे बी ही लास्ट एनी ऑफ हिज वाइफ्स नेम, या फिर वेयर ही ट्रैवल्ड, whom he supported. पैराडाइज लॉस्ट के कितने सिक्वल्स हैं, सिक्वल है तो उसका क्या नाम है, ऐसे सब आप लोग को क्वेश्चंस पूछ सकता है. हाँ, कमिंग टू हिज डेट ऑफ बर्थ, 1608 9 दिसंबर को ये लंदन में बॉर्न हुए थे. प्लीज नोट इट डाउन. 9 दिसंबर 1608, ये जो 1608 है 9 दिसंबर को ये बॉर्न हुए थे. एंड इन द ईयर 1671 इन्होंने एक ड्रामेटिक पोएम लिखी जिसका नाम सैमसन एगस्टिया ने बाद में दिया था. एंड 1674 8 नवंबर को ही डाइड इन लंदन. ओके, he born on 9 December and died on 8 November. Okay, coming towards the book. First, we'll have a look at introduction of Paradise Lost. So, Paradise Lost is an epic poem. ये एक epic poem है which was written in blank verse. ये blank verse form में लिखी गई है and was published in the year 1667 by English poet John Milton.
जो कि इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन ने लिखी है, who was born in the year 1608 and died in the year 1674. Oh, I'm sorry, it's six. So in 1667 इसका जो फर्स्ट वर्जन पब्लिश हुआ था वो 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था. ओके, 10 बुक्स and 10,000 lines of verses. I think yeah, 10,000 lines of verses. 10,000 से ऊपर ही थे. 10,565 लाइन्स, जिसमें से 54 लाइन्स एंड्री मार्वल ने लिखी थी. जो कि मिल्टन के अच्छे फ्रेंड थे. ओके, सो इन 1674 इसका सीक्वल जो है वो मिल्टन लिखे इन सेकेंड एडिशन, जिसके ऊपर ही रोट 12 बुक्स नाउ. 1674 में ही रोट 12 बुक्स, जो कि सेकेंड एडिशन या फिर इसका सीक्वल या फिर बुक टू भी हम बोल सकते हैं. ये बस आएगी. इट इज कंसिडर एज मिल्टन्स मेजर वर्क. ये मिल्टन का एक मेजर वर्क कंसिडर किया जाता. इट मेड हिम फेमस एंड अ ग्रेट पोएट ऑफ हिज टाइम. इसके बाद मिल्टन जो है बहुत फेमस और एक ग्रेट पोएट बन गए उनके टाइम के. ही वॉज ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ हिज टाइम. मिल्टन जब प्रेजेंट थे तो उनके टाइम के ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट थे और बहुत ही सारे लैंग्वेजेस पे उनका कमांड था. द पोएम कंसर्न, ये जो पैराडाइज लॉस्ट पोएम है, this poem is concerned about the fall of man. The fall of man. Man, the fall of man. आप समझ ही चुके होंगे fall of man क्या है. हम पढ़े थे पहले, एक डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करे थे. फॉल ऑफ मेन कैरेक्टर, तो वैसे ही फॉल ऑफ मैन. बट यहाँ पर फॉल ऑफ मैन इज फ्रॉम द हेवन. हेवन से इंसान को जमीन पे फेंक दिया गया. क्यों? उस टॉपिक पे, जो कि बाइबल से लिया गया है. ये जो पैराडाइज लॉस्ट स्टोरी है वो बाइबल से ली गई है. द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल्स सैटन एंड देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन. तो एक गार्डन ऑफ एडन है जहां पर एडम एंड ईव रहते थे. वहां से उन सैटन, एक सैटन इज द इविल ऑफ द स्टोरी. उन लोग को जो है ना विल सी इन द स्टोरी. तो सैटन की वजह से एडम एंड ईव को गार्डन ऑफ एडन से जमीन पे फेंक दिया गया. इसीलिए इसको द फॉल ऑफ मैन कहा जाता है. बाइबल का एक चैप्टर है जिसके ऊपर मिल्टन ये इतने सारे बुक्स लिख दिए. क्लियर? इंट्रोडक्शन समझ में आ गया आप लोग को? सो इट इज एन एपिक पोएम. और जैसा कि आप लोग को मैं ऑलरेडी बता दी, इसमें 10,000 वर्सेस है, 10,565 लाइन्स है. तो इट इज वेरी 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 मच डिफिकल्ट कि इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हम सॉर्ट करें. और साथ ही साथ इसकी लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स इज वेरी लॉन्ग. क्योंकि बहुत बड़ी एपिक है, इसमें कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा है.
आई होप आई बी एबल टू टीच यू दिस, आप लोग को समझ में आ जाना अच्छे से। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है दैट इज गॉड। तो अच्छे से प्लीज समझ लो साथ ही साथ, हु इज गॉड। गॉड कौन है? तो गॉड इज द फादर ऑफ ऑल। ओके, सबके क्रिएटर है, यूनिवर्स के क्रिएटर है। तो मिल्टन की नजर में गॉड इज अ प्योर लाइट। मिल्टन गॉड को प्योर लाइट बताए। गॉड क्या करे? मैन को क्रिएट करे, एंड वो मैन का नाम गॉड एडम रखे। और गॉड मैन मैन जो मैन को क्रिएट करे एडम, उनको गॉड फ्री विल दिए, कुछ भी कर लो बोलकर, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिए। लेकिन गॉड को कहीं ना कहीं मालूम था कि द मैन विल फॉल, मैन गिरने वाला है, मतलब ऑन द अर्थ। सो गॉड क्या करे? प्रोवाइड हिज सन। गॉड अपने एक सन को भी प्रोवाइड करे मैन के सपोर्ट के लिए। तो गॉड के सन क्या करने वाले थे? एक गॉड के सन ह्यूमन फॉर्म में ही आए, और गॉड के सन सफर करे डेथ। गॉड के सन हियर इज जीसस को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइबल से लिया गया था। तो जीसस अपने आप को जो है ना, व्हाट वी कैन से, ही लॉस्ट हिमसेल्फ। वेट अ मिनट प्लीज। सो गॉड का जो सन है यहाँ पर, ही इज कंसिडर एज जीसस। सो जीसस अपने आप को, अपनी लाइफ को सब चीज सफर करे, ही इवन सफर डेथ ह्यूमंस के लिए, अपने आप को सैल्वेट कर दिए। तो अल्टीमेटली गुडनेस जो है इविल को डिफीट कर दी, मतलब बुराई की हार हुई। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड। नेक्स्ट है सन। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द कैरेक्टर ऑफ गॉड इन द स्टोरी? I hope you did. Son here is also known as the Son of God. सन को भी गॉड कंसिडर किया है मिल्टन ने, इवन तो हिज सन, लेकिन ये बहुत ज्यादा गॉड से ज्यादा एक्टिव थे, ऐसा बताया गया है। एंड सन इज द फादर ऑफ ऑल। फादर ऑफ ऑल ऑन द अर्थ। फादर ऑफ ऑल ऑन द अर्थ। ओके, सन एंजल्स को प्रेजेंट। वेट अ मिनट प्लीज। ओके, सो सन इज प्रेजेंटेड टू द एंजल्स वेल आफ्टर द क्रिएशन। तो गॉड क्या करे? उनके सन को बता। हाँ, अंडरस्टैंड, रेनफॉल्स की वजह से करंट इश्यू हो रहा है। सी इंट्रोडक्शन में सिर्फ पोएम का इंट्रोडक्शन है, स्टोरी मतलब द स्टोरी हैज जस्ट बिगिन। आप लोग कैरेक्टर्स को अगर समझ गए ना, तो हाफ ऑफ द स्टोरी आप लोग को वैसे ही समझ में आ जाती। तो सन इज जीसस, ऐसा मिल्टन
क्लियर वर्ड्स में नहीं बोले, लेकिन इट इज अंडरस्टैंडेबल, हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि ही इज टॉकिंग अबाउट द जीसस। सो गॉड क्या करे, अपने सन को बनाकर सारे एंजल्स को बनाए थे पहले गॉड, तो एंजल्स को बताए कि दिस इज माय सन। एंड गॉड का एक एंजल था जिसका नाम था सैटर्न। तो सैटर्न को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और बिकॉज सैटर्न गॉड का पर्सनल फेवरेट था, लेकिन अब गॉड किसी और को एज अ सन बनाए तो सैटर्न को गुस्सा आ गया। तो सैटर्न गॉड से दुश्मनी कर लिया। एंड गॉड क्या करे, सैटर्न को गॉड के पास से निकाल दिए। तो सैटर्न क्या करे, अपना एक आर्मी बना लिए इन द हेल। एक इनका क्रू था पूरा, वहां पर वो सारे लोग थे जो सैटर्न को सपोर्ट करते थे। ये कैरेक्टर के बारे में पर्सनली अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सन का इंट्रोडक्शन चल रहा, गॉड का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम देख लिए, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सन ओनली। तो अब इतना तो पता चल गया कि सैटर्न एंड गॉड की दुश्मनी है, और सैटर्न को जो है ना गॉड के सन जीसस से भी दुश्मनी हो गई, बिकॉज गॉड उनके सन को बनाया, इसीलिए सैटर्न को गुस्सा आ गया था। सो ही इज रिफर्ड टू एज गॉड वाइल डूइंग सो। अब गॉड का जो सन है, मतलब जो जीसस है, ही क्रिएटेड अर्थ, उन्होंने अर्थ बनाए। एंड अर्थ बनाते हुए ही इज कंसिडर एज द फादर ऑफ ऑल, जैसे कि मैं यहाँ बताई थी, जो भी अर्थ पे है उन सबके फादर है गॉड के सन, मतलब ये इनडायरेक्टली हो गए गॉड। सन मतलब ये जो गॉड के सन है, ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द ह्यूमंस, और इंसान को डाउनफॉल से बचाने के लिए ही सैक्रिफाइस्ड हिज ओन लाइफ। ही शोज मोर मर्सीफुल एस्पेक्ट देन गॉड हिमसेल्फ। तो गॉड से भी ज्यादा मर्सीफुल उनके सन है। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड द कैरेक्टर ऑफ सन? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सैटर्न। इट्स एन। तो सैटर्न जो है पहले तो एक आर्क एंजल थे जिसका नाम लूसीफर था, लेकिन इनको अर्थ से बाहर हेवन से बाहर निकाल दिए, तो उन्होंने इनका एक ग्रुप ऑफ एंजल्स बना के गॉड के अगेंस्ट आ गए। अब गॉड के अगेंस्ट जब आ गए तो सैटर्न आ गया हेल में। हेल में इनकी एक पूरी एक आर्मी बना लिए। जो एंजल्स को गॉड हेवन से निकाल देते थे, जो गॉड की डिसरेस्पेक्ट करते या फिर डिसओबे करते, उनको गॉड क्या करते थे, हेवन से निकाल देते थे। तो वो लोग क्या करते थे, हेल में सैटर्न के पास आ जाते थे, सैटर्न की टीम में आ जाते थे, एंड गॉड के अगेंस्ट हो जाते थे। तो सैटर्न इज द रूलर ऑफ हेल, ये हेल का रूलर था। यहाँ पर इसका रूल चलता था हेल में। अब सैटर्न क्या करे, ही डिस्गाइज ईव टू ईट द फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। एक था ट्री ऑफ नॉलेज, उससे ईव को सैटर्न जो है भटकाए कि वो एप्पल खा लो बोलकर। ये स्टोरी विल लर्न आफ्टरवर्ड इन द स्टोरी, मतलब ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो सैटर्न का गोल ये है कि गॉड जो जो चीजों को, ये वाले जो गॉड है जीसस, जो जो चीजों को क्रिएट करे, जैसे कि अर्थ को क्रिएट करे, मैन को क्रिएट करे, ये सब चीजों को भटकाना सैटर्न का मेन मोटिव है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कैरेक्टर इज एडम। हाँ है, बट अभी हमको एग्जाम में जाके इसको इसी तरीके से लिखना है, दैट्स वाई इसको इसी तरीके से पढ़ना भी है। सो नेम्स भी जो है थोड़े से डिफरेंट है। आप लोग को ऑलरेडी ये पता होंगी, आप लोग सुने भी होंगे अपने फैमिली से ये स्टोरी ऑलरेडी, बट इसमें थोड़े थोड़े से माइनर चेंजेस है। सो एडम इज द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड फ्रॉम द डस्ट ऑफ अर्थ। सो गॉड क्या करे, एडम को क्रिएट करे अर्थ की डस्ट से।
कैरेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को, मतलब ये आ सकता कि ये एंजल है या डेविल है, ऐसा पूछ सकता, या फिर वो कैरेक्टर का काम क्या था, वो कैरेक्टर का डायलॉग क्या था पूछ सकता। सो डायलॉग तो मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ ना आप लोग पढ़ सकते, बिकॉज दैट्स 10 बुक्स, तो हम एक टॉपिक पे उतना नहीं पढ़ सकते, लेकिन इट्स वेरी इजीली अंडरस्टूड, आप लोग को देख के समझ में आ जाता कि कौन सा किसका डायलॉग हो सकता। वेट अ सेकंड। या जब स्टोरी आप लोग को मालूम है तो आप लोग को देख के समझ में आ जाता कि कौन सा किसका डायलॉग हो सकता। सो एडम वॉज द फर्स्ट मैन, human, first human created by God. He was created from the dust of earth. At first, Adam and Eve can talk with angels. Who is Eve will learn next. लेकिन अभी इतना समझ लो कि Adam and Eve दो लोग थे. So they used to talk with the angels. ये लोग पहले angels से बात कर सकते थे, और ये लोग जो है ऐसा था कि अगर ये लोग गॉड के कमांड्स फॉलो करते, अच्छे से रहते, एंड जो ट्री ऑफ नॉलेज है उससे फ्रूट नहीं खाते, तो इन लोग भी एंजल बन जाते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, स्टोरी कुछ और थी। ये लोग वो ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खा लिए थे। सो ही कैन नॉट बियर, वो फ्रूट जो है खाए तो ईव थे, लेकिन एडम वाज सो इन लव विथ ईव, ही कैन नॉट बियर लूजिंग ईव। सो इनको कोऑर्डिनेट करे, इनकी डिजायर ईव के साथ रहने की, और इनका भी डाउनफॉल हो गया ईव के साथ साथ। He and Eve feud after the fall, but are reconciled. They eventually go forth together to face the world and death. So Adam and Eve वो फ्रूट खाने के बाद इन दोनों को सफर करना पड़ा। इवन तो ये लोग माफी मांग लिए थे, लेकिन उन दोनों को एज ए पनिशमेंट अर्थ पे भेजा गया, एंड इन लोग को सफर करना पड़ा डेथ। लेट्स हैव अ लुक एट ईव। हु इज ईव? Give me a minute, please. I'm sorry. Sorry for the disturbance. So Eve is the first woman created by God. And Eve was created from Adam's rib. Adam के रिब से ईव को क्रिएट किया गया, जो कि गॉड ने क्रिएट किया। फिजिकली ईव जो है मोर अट्रैक्टिव थी एडम से, बट फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली, माइंड से एंड फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी। एडम वाज मोर स्ट्रांग देन ईव। सो Eve was forbidden to eat the fruit from the tree of knowledge. God Adam and Eve को create करे and इन लोग को गार्डन ऑफ एडन में रखे। अब गार्डन ऑफ एडन क्या है? एज पर क्रिश्चियंस, गार्डन ऑफ एडन एक ऐसा गार्डन है, मतलब दिस इज अ गार्डन जहां पर फर्स्ट टाइम जब गॉड एडम ईव को बनाए थे तो वहीं पे छोड़े थे, एंड आफ्टर दैट सारे लोग गार्डन ऑफ एडन में ही जाते। एक इमेज है जो कि बहुत ही फेमस पेंटिंग है, द फर्स्ट पिक्चर ऑफ द फर्स्ट सीन ऑफ हेवन, फिर द फर्स्ट फोटो ऑफ द फर्स्ट सीन या फर्स्ट फोटो ऑफ हेवन बोलकर, वहां पर एक गार्डन का फोटो है वो एक्चुअली। और वहां पर ये दिखाया जा रहा कि सारे लोग जिसकी डेथ हो गई वो लोग अपने रिलेटिव से वहां मिल रही। वो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। I'll share that image if possible after the class. तो गार्डन ऑफ ईडन एक ऐसा गार्डन है जहां पर फर्स्ट टाइम एडन एंड ईव को रखा गया, एंड whoever is died, वो लोग अगर अच्छे हैं तो गार्डन ऑफ एडन में ही रहते, और गार्डन ऑफ एडन में गॉड और सारे एंजल्स वहीं पर रहते। सो एडम एंड ईव को गॉड क्रिएट करके गार्डन ऑफ एडन में रख दिए थे। इन लोग को हर चीज की परमिशन थी, लेकिन सिर्फ एक ही चीज से रोका गया, जो था एक
ट्री ऑफ नॉलेज, एक ट्री ऑफ नॉलेज था, वहां से इन लोग को फ्रूट खाने से रोका गया। बट सैटर्न जो है उन इविल पावर्स थे उसके पास, उन खराब था और उन ईव को कन्विंस कर लिया वो फ्रूट खाने के लिए। सो ईव क्या करे, सैटर्न के बातों में आके वो फ्रूट खा लिए। उसके बाद ईव क्या करे, एडम को भी कन्विंस कर लिए वो फ्रूट खाने के लिए, लेकिन एडम को समझ में आ गया था ईव बहुत बड़ी गलती करे और अब उसकी पनिशमेंट गॉड ईव को देते। लेकिन एडम ईव से बहुत ज्यादा लव करते थे, इवन तो उनको समझ आ गया था कि अब ईव को पनिशमेंट मिलती, लेकिन उन्होंने नहीं चाह रहे थे, ईव से सेपरेट होना नहीं चाह रहे थे और ये नहीं चाह रहे थे कि ईव को अकेले पनिशमेंट मिलना। तो ईव का साथ देने के लिए, ईव के साथ रहने के लिए, बिकॉज ही यूज्ड टू लव सो मच टू द ईव, तो एडम भी क्या करे, वो फ्रूट खा लिए, बिकॉज दोनों सेपरेट नहीं होना चाह रहे थे एक से। उसके बाद उन दोनों को जो है ना गार्डन ऑफ एडन से अर्थ पे भेज दिया गया। Even though they ask for forgiveness from the god, God promised this and eventually buries the head of serpent, symbolizing overcoming death and Satan preparing Jesus. तो लोग जब माफी मांग लिए तो गॉड बोले कि ओके, तुम लोग जो गलती करे अब वो गलती की सजा तो तुम लोग को कैसा भी करना ही है। साथ ही साथ गॉड हिमसेल्फ विल सैक्रिफाइस, गॉड अपने आप को एडम एंड ईव की गलती के लिए सैक्रिफाइस करेंगे। इंसान का डाउनफॉल, इंसान के गलतियों के लिए, इंसान के सिंस के लिए गॉड अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे बोल के डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट इज डेथ। एडम एक कैरेक्टर्स है, डेथ इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। सो डेथ की जो बर्थ है सैटर्न एंड हिज डॉटर, सैटर्न जो है और सैटर्न की जो डॉटर है, दे बोथ गॉट इंटीमेट और डेथ डेथ बॉर्न हुआ। सैटर्न और सैटर्न की डॉटर से जिसकी बर्थ हुई दैट इज डेथ। सिन, सैटर्न की डॉटर जो थी वो थी सिन। सिन एंड सैटर्न की ऐसे तो समझ में, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। born from the union of Saturn and his daughter, जो डेथ की बर्थ हुई सैटर्न और उसकी डॉटर के यूनियन से हुई जिसका नाम डेथ है। सो डेथ अगेन, डेथ इंटीमेटेड विथ हिज ओन मदर कहो या फिर सिस्टर कहो, दोनों भी जो एक है सिन। फिर डेथ और सिन के जो बेबीज हुए वो मॉन्स्टर्स थे। ओके समझ में आ गया या फिर शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? Am I audible? Hello, hello. Understood the concept or should I explain it again? Audible, yeah. अगर कुछ डाउट है तो आस्क मी, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। अब सिन, सिन जो है सैटर्न की डॉटर है। और सिन गार्ड करते हेल को। सिन हेल को गार्ड करती है। इसकी अपर बॉडी तो एक अच्छी सी वुमेन की है, लेकिन लोअर बॉडी जो है सिन की वो एक स्नेक की है। सैटर्न एंड सिन दोनों का एक बेबी है जिसका नाम डेथ है। और सिन जो है ना ये गर्ल है, तो सिन का जैसा मैं बोली कि अपर बॉडी ह्यूमन की है, लोअर बॉडी स्नेक की है। सिन के स्टमक में से एक होल है, वो होल
की हेल्प से आगे क्या होता विल सी, लेकिन सिन के स्टमक में बहुत बड़ा होल है जिसके इन एंड आउट, हेल्थ से इन एंड आउट हो सकते हैं जिसके थ्रू, विदाउट नोइंग। तो सिन और डेथ जो है एक ब्रिज बनाए दोनों मिलके, जो कि अर्थ के पास जाता, अर्थ पे आता ये ब्रिज। एंड द वर्ल्ड आफ्टर सैटर्न कॉज द फॉल ऑफ मैन। और लोग क्या प्लान करे, ये जो ब्रिज बना के सैटर्न को जो है अर्थ पे भेजना प्लान करे ये लोग, सो दैट जो भी अर्थ पे मैंस है उन लोग को जाके सैटर्न जो है भटका सकना। इवेंचुअली सिन एंड डेथ विल बी सील्ड इन हेल। सो सिन और डेथ जो है इन दोनों हेल में हमेशा के लिए रहने वाले हैं, बिकॉज इन दोनों भी अच्छे नहीं है। इसीलिए लोग क्या करें, हम दोनों तो नहीं जा सकेंगे बोल के सिन और सैटर्न नहीं जा सकते बोल के लोग डेथ को क्या करे, इन लोग के जो और से इन लोग का जो बेबी था उसको अर्थ पे भेजे। लेकिन बाद में सैटर्न भी अर्थ पे गया, सिन भी अर्थ पे गया स्टोरी में, मतलब ये पूरे अर्थ पे गया और ह्यूमन मतलब मैन क्रिएशन ऑफ गॉड को भटकाने की कोशिश करे। ब्लिज़बब नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है ब्लिज़बब। सो ब्लिज़बब एक पावरफुल डेविल है। ही कम्स आप सेकेंड आफ्टर सैटर्न। सैटर्न के बाद जो सबसे खतरनाक डेविल है वो है ब्लिज़बब। ब्लिज़बब को लॉर्ड ऑफ फ्लाइज भी कहा गया है बाइबल में। मिल्टन अपनी ऑडियंस को रिकॉग्नाइज करो बोले ब्लिज़बब को एज ए डिमॉन, एज अ राक्षस। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है वो है बैलियल। तो बैलियल एक फॉलन एंजल है। तो बैलियल क्या करे, गॉड को गुस्से में दिलाए, देखना चाह रहे थे कि हेल डेविल कैसा रहता। तो गॉड को सच में गुस्सा आ गया और गॉड इनको भी डेविल बना दिए। लेकिन इन एक इंडिविजुअल डेमोन थे रिप्रेजेंटिंग इम्प्यूरिटी, बिकॉज इनका दिल साफ नहीं था, इसीलिए ही रिप्रेजेंट इम्प्यूरिटी। इन ये दूसरे सैटर्न सिन ब्लिस्बी इन सब के साथ मिलके काम नहीं करते थे। इन एक इंडिविजुअल डेविल थे। ओके, नेक्स्ट इज मैमोन। मैमोन इज वेल्थ। सो मैमन जो है फर्स्ट, मैमन भी एक एंजल थे, लेकिन इन्हों क्या करते थे, हेवन से हमेशा नीचे देखते रहते थे, कहाँ कहीं भी गोल्ड मनी कुछ भी लग्जरियस चीजें जब इनको होना रहता था, मतलब हमेशा इनका माइंड मनी के ऊपर रहता था, गोल्ड के ऊपर रहता था। तो गॉड को अच्छा नहीं दिखा तो गॉड इनको क्या करे, निकाल के फेंक दिए। और थोड़े लोग हैं जो मैमन को एज ए डाइटी देवी मानते, मतलब मेल डाइटी मानते हैं और पूजा करते हैं, सो दैट उन लोग को वेल्थ, उन लोग की वेल्थ इंक्रीज होना बोल के। क्लियर। नेक्स्ट इज मलोच। मलोच, so what Maloch did, he said an open war, he announced an open war with the god। इन्हों छुप छुप के कुछ भी हेडनली नहीं करते थे। मलोच वॉज एन डेविल, तो इन्हों क्या करे, ओपन वार करे गॉड के अगेंस्ट। सारे जो फॉलन एंजल्स थे, जो हेवन गार्डन ऑफ एडन से जिसको निकाल दिया गया था कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, उन सबको टीम अप करके क्या कर रहे हैं, मलोच गॉड के साथ ओपन वार करने के अनाउंसमेंट कर दिया। मलोच वॉज ऑल्सो एन डाइटी worshipped by some Israel people. Okay, next is Mulciber.
Mammon, Wealth, Malhoch. Next is Mulciber. So Mulciber is very loyal to God. Next is Michael. So Michael was the army leader of heaven. माइकल इज नोन एज द आर्मी लीडर. इन्हों जो है हेवन के आर्मी लीडर थे. इन्हों फ्यूचर बताए थे एडम एंड ईव को. उन लोग के फ्यूचर में क्या होने वाला है. एंड ही इज द वन जो एडम एंड ईव को गार्डन ऑफ एडन से निकाल दिए. ये पैराडाइज लॉस्ट जो स्टोरी है इसमें जो फॉलन एंजल्स है पर्टिकुलरली उन सबका पेन जो है माइकल जो फॉलन एंजल्स थे उन सब बताए के एंड में जब ये कंक्लूजन हो रहा है एपिक का तब ये बताया गया कि फॉलन एंजल्स को पेन हो रहा था. ये जो एंजल थे माइकल इनके स्वॉर्ड से इनकी तलवार से जो लोग को मार लगी थी उससे उन लोग को पेन हो रहा था. नेक्स्ट है राफेल. सो राफेल इज एन एंजल. ये गॉड के सबसे नियरेस्ट रहते थे. ही इज रेडी टू सर्व एट हिज कमांड. तो गॉड जो बोले वो करने के लिए नहीं सॉरी. तो राफेल इज अ सिक्स विंग्ड एंजल. इनके 6 विंग्स थे. Raphael is a six-winged angel. Raphael has been sent by God from heaven to protect Adam and Eve, warning them of the evil Satan. So Raphael जो है God की तरफ से प्रोटेक्ट करते थे. प्रोटेक्टर ऑफ एडम एंड ईव. एडम एंड ईव को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे. एंड he warns them against Satan. सैटन के बारे में वॉर्न भी करे थे नो एडम एंड ईव को. ओके नेक्स्ट है गैब्रियल. सो गैब्रियल जो है एक गॉड के सबसे नियरेस्ट एंजल है एंड ही यूज्ड टू सर्व एट हिज कमांड. तो गॉड जो भी बोले वो जल्दी से जल्दी करने के लिए गैब्रियल हमेशा रेडी रहते. तो एक गॉड के एंजल है एंड इन्हों भी गार्ड करते थे एडम एंड ईव को गेट ऑफ पैराडाइज पे. सो इनका एक टेस्टिमेंट था जहां पर गैब्रियल अनाउंस करे जीसस का आना. मैरी को गैब्रियल जाके बताए थे कि जीसस आने वाले हैं. एंड पैराडाइज लॉस्ट में गैब्रियल का ये रोल है कि इन्हों गेट ऑफ एडन पे जो है पहरा देते थे. एंड सैटन को इन्हों कैप्चर भी करे थे जब सैटन फर्स्ट टाइम आके एडम एंड ईव को करप्ट करने की भटकाने की कोशिश कर रहा था. जब इन्हों सैटन को पकड़ के वार्निंग भी दिए थे कि ऐसा मत करो बोलकर. नेक्स्ट इज एबडिल. तो एबडिल इज एंजल इन सैटान्स होस्ट who oppose Satan's plan to rebel and return to God. So एबडिल जो है फर्स्ट तो शैतान की साइड में थे लेकिन बाद में शैतान को अपोज करके गॉड की साइड आ गए. जब फाइट हो रही थी एंजल्स की तो इन गॉड की साइड आ गए और शैतान को समझा के पीछे पुश करे. समझा के मत लड़ाई करो गॉड के अगेंस्ट बोलकर. नेक्स्ट इज इथेरिल. So this is one of the angel who assist Gabriel. गैब्रियल को असिस्ट करते थे इन हिज वर्क्स. और गार्डन ऑफ एडन पे एथ्रेल और एक एंजल है ज़ेप्रॉन. इन दोनों सैटन को विस्पर करते हुए सुने
ईव के कान में सैटर्न कुछ बोल रहा था जो कि इथेरिल एंड जेफ्रॉन सुन लिए थे, मतलब देखे थे कि सैटर्न ईव के कान में कुछ बोल रहा बोलकर। जेफ्रॉन के बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज यूरेनिया। यूरेनिया इज ऑल्सो एन म्यूज। म्यूज मतलब डाइटी। डाइटी इज समवन जिसकी पूजा की जाती। तो मिल्टन यूरेनिया को बोले कि ये लोग हेवनली बॉर्न थे, हेवन में बॉर्न हुए थे। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की बहुत अच्छी नॉलेज थी इनको। मिल्टन इनको जो है क्रिश्चियन इंस्पिरेशन और एक होली स्पिरिट बोले। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर इज यूरेल। सो यूरेल इज ऑल्सो एन आर्क एंजल। तो ये एंजल को क्या कर रहा है, सैटर्न ट्रिक करके गार्डन ऑफ एडन में इंटर हो गया। गार्डन ऑफ एडन में इंटर होने के बाद यूरेल को रियलाइज हो गया कि शायद मेरे से गलती हो गई और सैटर्न जो है मेरे थ्रू गार्डन ऑफ एडन में इंटर हो गया। तो यूरेल क्या करे, गैब्रियल को जाके बोले कि ऐसा ऐसा हो गया एंड सैटर्न जो है गार्डन ऑफ एडन में आ गया बोलकर। नेक्स्ट कैरेक्टर इज जेफ्रॉन। So Zephron is also an angel who used to assist Gabriel in guarding, गार्ड करते थे गार्डन ऑफ एडन को, असिस्ट करते थे गार्ड करने में। इनु इनु और इथ्रिल दोनों यहाँ पर जब मैं मेंशन करी थी जेफ्रॉन का नाम, दोनों सुन लिए थे सैटर्न को ईव के कान में कुछ बोलते हुए। नेक्स्ट इज चाउस। तो इट इज अ प्लेस, डार्क प्लेस, जहां पर सुकून नहीं मिलता। ओके, तो दिस वाज इट। ये सारे कैरेक्टर्स थे। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे ये सारे कैरेक्टर्स। क्लियर है? शैल वी मूव टू द स्टोरी? ओके, तो कैरेक्टर्स आप लोगों को समझ में आ गए। अब स्टोरी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी के 10,565 लाइन्स है, जिसमें से 54 लाइन्स एंड्री मार्वल लिखे थे और फर्स्ट जो 26 लाइन है उसमें ह्यूमन इंट्रोडक्शन है और सैटर्न और उसके हॉरिबल क्रू के बारे में इंट्रोडक्शन है। सो ये मैन का फर्स्ट डिसओबीडियंस, मतलब फर्स्ट टाइम जब इंसान गॉड की बात नहीं सुना, उस चीज के ऊपर ये टॉपिक है जो कि बाइबल से लिया गया है। बाइबल में इसका नाम फॉल ऑफ मैन है। सो जब ये स्टोरी स्टार्ट हो रही तो स्टोरी के स्टार्टिंग में मिल्टन क्या कर रहे हैं, म्यूज से प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर कर रहे हैं म्यूज से और बोल रहे कि मेरी हेल्प करो ये स्टोरी कंप्लीट करने में। सो स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन स्टोरी जहां से स्टार्ट हो रही वहां पर पूरे डेविल्स की एक मीटिंग हो रही और पूरे डेविल्स डिसाइड कर रहे कि उन लोग सैटर्न को अर्थ पे भेजेंगे एक ब्रिज बना के और पैराडाइज में भेजेंगे, जहां पर भेज के क्या है पैराडाइज में देखेंगे, गॉड के न्यू क्रिएशंस क्या है देखेंगे। इन लोग को अभी पता ही नहीं है कि गॉड के न्यू क्रिएशंस ह्यूमन से बोलकर। तो लोग क्या करे, पूरे डेविल्स मिलके एक ब्रिज बनाए, ब्रिज बना के गार्डन ऑफ एडन में सैटर्न को भेज दिए। तो सैटर्न वहां जाकर क्या देखते हैं, एडम एंड ईव को, जो देख के उन्होंने बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एडम एंड ईव की कन्वर्सेशन होते रहती, बात चलते रहती, जो कि सैटर्न सुन लेते। एडम एंड ईव ये बात करते रहते कि गॉड तो लोग को
बनाए और हर चीज करने की परमिशन दिए एक्सेप्ट ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खाने की, खाना उन लोग को अलाउ नहीं है, बाकी वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो ये बात सैटर्न वहां पर सुन लेते उन लोग की कन्वर्सेशन, और सैटर्न जो है आर्क एंजल से भी वहां पर मिल लेते जो कि राफेल है, और राफेल उनको वार्निंग भी देते कि यहाँ से चले जाओ। सो और राफेल क्या करते मालूम, ईव के पास जाते, ईव के पास जाके ईव को भी बोलते कि ईव एंड एडम को बोलते जाके कि सैटर्न जो है आएगा तुम लोग को भटकाने के लिए, उससे दूर रहो। और गॉड के क्रिएशंस के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं कि गॉड कैसा क्रिएट करे थे, गॉड से सैटर्न की लड़ाई क्यों हुई, सैटर्न क्यों ईव एंड एडम के पीछे है, क्यों उन लोग के अगेंस्ट होने वाला है। ये सब स्टोरी जो है राफेल एडम एंड ईव को बोलते। प्लीज गिव मी अ मिनट। ओके, सो राफेल जो है एडम एंड ईव को बता देते कि तुम लोग के अगेंस्ट मतलब गॉड के अगेंस्ट सैटर्न क्यों है। सैटर्न की गॉड की लड़ाई हो गई थी जब गॉड उनके सन को बनाए थे, इसीलिए सैटर्न गुस्सा है। एंड जो गॉड की डिसरेस्पेक्ट करते, डिसोबे करते, उनको यहाँ से निकाल दिया गया था। तो उन लोग की एक टीम है जो तुम लोग को आगे मतलब भटका सकती, तो तुम लोग से दूर रहना बोल के एक वार्निंग दे देते। आफ्टर दैट कि एडम जो है गॉड के और क्रिएशंस के बारे में थोड़ी इंक्वायरी करते राफेल से, तो राफेल बोलते कि दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब इतना ही इनफ है बोलकर बोलते हैं। गिव मी अ मिनट प्लीज। या सो आफ्टर 7 days, ये जो इंसिडेंट होता है उसके सून आफ्टर 7 days सैटर्न जो है अपनी डॉटर के शेप में, मतलब एज अ स्नेक एडम एंड ईव के पास आता। एडम एंड ईव जो है गार्डन ऑफ एडन में अलग अलग काम करते रहते, एंड ही सेज मेनी थिंग्स टू कन्विंस ईव। एडम के पास फर्स्ट जाता कन्विंस करने के लिए, लेकिन एडम जो है इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग रहते हैं, उन्होंने नहीं सुनते बात, तो ईव के पास जाता बिकॉज उसको मालूम रहता कि ईव को जल्दी से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो ईव के पास जाके बहुत सारे रीजंस बोलता, इवन ये भी बोलता कि मैं भी ये ट्री से फ्रूट खाया था, बहुत टेस्टी रहता, तुम भी खा लो खा लो खा लो बोलकर बहुत सारे बातें बोलकर ईव को कन्विंस कर ले। तो ईव जो है वो फ्रूट खा लेते, एंड ईव वो फ्रूट खा लिए बाद ईव वो फ्रूट एडम को ऑफर कर दे। तो एडम वॉज सो इन लव विथ ईव, एडम को मालूम हो जाता कि ईव से गलती हो गई, ये नहीं करना चाहे था, जो कि कर लिए। लेकिन ये होने से पहले एक दिन एडम एंड ईव बैठे रहते हैं वर्क करके, ईव को ड्रीम आता। इन दैट ड्रीम ईव जो है वो फ्रूट जो रहता पर्टिकुलर फ्रूट, वो फ्रूट खा लेते, लेकिन कुछ भी नहीं, ड्रीम है ना सोचते, लेकिन नेक्स्ट डे सच में ही ईव वो एप्पल खा लेते, मतलब वो फ्रूट खा लेते। कमिंग टुवर्ड्स एडम, तो एडम को रियलाइज हो जाता कि ईव से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उन्होंने ईव को खोना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने भी वो फ्रूट खा लेते। सो एज अ पनिशमेंट उन लोग को पनिशमेंट के लिए अर्थ पे भेजा जाता। अब उन लोग को पनिशमेंट ये है कि ईव हैव टू टॉलरेट द पेन ऑफ बियरिंग चाइल्ड, एंड एडम नीड टू वर्क हार्ड टू अर्न फॉर हिज चिल्ड्रन। अब उन लोग का पनिशमेंट ये है कि ईव को जो है पेन बियर करना पड़ता उन लोग के चाइल्ड चिल्ड्रन की बर्थ के लिए,
एंड एडम को वर्क करना पड़ता हार्ड, उन लोग के चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए कमाना पड़ता। और गॉड ये नहीं चाह रहे थे कि एडम एंड ईव को इतनी मेहनत करना पड़ना या फिर ईव को पेन होना, ये गॉड नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब ये लोग जो गलती कर दिए उसकी लोग को यही पनिशमेंट है। अब जब उन दोनों अर्थ पे आ जाते तो एडम एंड ईव एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते, लेकिन इन द एंड ईव अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते एंड ईव डिसाइड करते कि अब मैं सुसाइड कर लेती हूँ, जाने दो, मेरे से गलती हो गई थी ना, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, बल्कि ईव डिसाइड कर लेती। लेकिन एडम ईव को समझाते कि नहीं, अपन क्या करेंगे, अपन गॉड से माफी मांगेगी। तो एडम एंड ईव दोनों बैठ के गॉड से माफी मांगते अर्थ पे बैठ के। तो गॉड क्या करते, माइकल को सेंड करते, और माइकल को भेज के गॉड लोग को बताते कि एडम एंड ईव के चिल्ड्रंस में से नोआ, ये कुछ उनकी स्पेलिंग है, नोआ आने वाले हैं जो एडम एंड ईव के जो बेबीज खराब रहेंगे उन लोग को सही वे बताने के लिए, और जो भी इन लोग के खराब जनरेशन रहेंगी उन लोग को पानी में डुबा दिया जाएगा। एंड नोआ जो है एक बोट बनाएंगे जिसमें उन्होंने सारे एनिमल्स जो है उसका एक एक पैर रख लेंगे, एनिमल्स का एक एक पैर रख लेंगे, जिसकी वजह से वो एनिमल्स आगे एग्जिस्ट करेंगे। और ये भी बता दिए थे कि जीसस आने वाले हैं, गॉड खुद आने वाले हैं, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए अपने आप को सफर कर देंगे, मतलब खुद उनकी डेथ हो जाएंगी, उन डेथ खुद सफर करेंगे, इसीलिए ताकि आगे लोग अच्छे रहना बोलकर। सो ये सब एडम एंड ईव को माइकल आके बता दिए थे, ऐसा ऐसा फ्यूचर में होने वाला है बोलकर, कि कब ये लोग जब माफी मांगे तब। लेकिन अब ये लोग को जो चिल्ड्रन का बर्थ पेन करना है, सफर करना है, वो तो करना ही है, एंड एडम को अपने चिल्ड्रन के लिए हार्ड वर्क करना ही है टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा बता दिए। उन लोग की कोई माफी नहीं थी, और उन लोग के चिल्ड्रंस को भी यही काम फ्यूचर में करते ही जाना है। देन दे सेंडेड आउट, इसके बाद उन लोग को अर्थ पे भेज दिया गया। ये अर्थ पे भेजने से पहले माइकल आकर बताया उन लोग को। सो ऑल रेबल्स आर टर्न इनटू स्नेक्स। इसके बाद क्या हुआ, जो जो सैटर्न के साथ थे उन लोग को स्नेक्स बना दिया गया। दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी ऑफ बुक 1। तो हमारे लिए ओनली बुक 1 की समरी इंपॉर्टेंट थी, जो कि ये थी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज क्लास। कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड टू डू आस्क मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप, आई विल गाइड यू। या तो दिस इज द स्टोरी। अभी नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह मंडे ही कंडक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने की। आई होप यू ऑल हैव अ गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।